हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार दुबे राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं प्रतिदिन खासकर जो VI क्षेत्र के बच्चे हैं, अध्ययनरत है या तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आता हूं और नए लेसन प्लान जो काफ़ी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, वैसे लेसन प्लान में तैयारी करके और वीडियो अपलोड करता हूं ताकि आप लोगों को परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है। और एक और आवश्यक सूचना जो कल भी मैंने बताया था कि जो भी हमारे स्टूडेंट इस संस्था से जुड़े हैं, राजकिशोरी देवी से, इस ग्रुप से जुड़े हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर बीएड स्पेशल का एडमिशन प्रारंभ हो गया है। ठीक है। आप लोग तो जानते हैं कि ज्यादा सीट नहीं रहता है और इस कोर्स को करने के दो फायदे होते हैं। आप सामान्य में भी टीचर बन सकते हैं और स्पेशल में भी। तो संख्या तो सीमित है, तो आप लोगों को मैं नॉलेज में डाल देना चाहता हूं कि अगर जो भी चाहता है कि मैं डीएड स्पेशल में अपना एडमिशन लूं, तो जल्दी से जल्दी इस संस्थान से संपर्क करके और अपना एडमिशन करवाने का काम शुरू करें। ठीक है। तो मैं आज जो आप लोगों को टॉपिक लेकर आया हूं, उसी कल वाली जो टॉपिक थी कि दृष्टिबाधिता की वैधानिक परिभाषा, कम दृष्टिबाधिता की वैधानिक परिभाषा, उसके अध्ययन के क्षेत्र के बारे में बताया था। तो उसी चैप्टर का आज मैंने कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, ताकि लघु उत्तरीय क्वेश्चन कैसे आते हैं, पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन भी जानना जरूरी है। ठीक है। तो मैं आज कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आया हूं जिस पर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है। आज का जो मेरा टॉपिक है, असमर्थ बच्चों की पढ़ाने की पद्धतियां। इन बच्चों को पढ़ाने की क्या पद्धतियां होनी चाहिए वयस्क काल में स्थानपन्न। ठीक है। तो इसका कक्षा अध्यापक की पद्धतियों की सुग्राह्यता, मतलब कि जो कक्षा है वो अध्यापक कैसे उसको सुविधाजनक तैयार करेंगे, क्या क्या चीज होना चाहिए उनकी नॉलेज में और कक्षा मटेरियल में। ठीक है। सुग्राह्यता के अंश के रूप में दृष्टि संबंधी असमर्थ व्यक्तियों के अध्यापकों द्वारा दिए गए प्रश्नों और उत्तरों की सूची तैयार की गई है। ये कौन सी क्वेश्चन की सूची है? तो जो दृष्टि संबंधी असमर्थ व्यक्तियों के अध्यापक है, उनके लिए क्या है, ये क्वेश्चन तैयार किए गए। ठीक है। पहला क्वेश्चन है शिक्षण, टॉपिक है शिक्षण और सीखना। ठीक है। शिक्षण और सीखना दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है। अगर शिक्षण सही नहीं रहेगा तो बच्चा सही सीख नहीं सकता है, और सीखने वाला सही नहीं रहेगा तो शिक्षक का मनोबल गिर जाता है। तो इसमें कैसा होना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला मेरा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए। दृष्टिगत अक्षम, दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों की सीखने की क्या पद्धति है। ठीक है। आपके परीक्षा में ये शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि दृष्टिगत अक्षम, दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों की सीखने की क्या पद्धति है, क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में। तो इसका आंसर है, दृष्टि वाले बच्चे लगभग 85 से 90% अपने आप सीख जाते हैं जो वे विश्व के बारे में जानते हैं। जैसा कि जो सामान्य बच्चे हैं वो अपना 80 से 90% तक वो देख कर सीख लेते हैं। ठीक है। या अपनी आंखों के आसपास देखते हैं, और जो भी देखते हैं उससे क्या करते हैं, वो कुछ सीखते हैं। सामान्य बच्चे जो दृष्टि वाले हैं, दृष्टिगत असमर्थ बच्चों को अपनी दूसरी ज्ञान इंद्रियों का भी प्रयोग करना होता है, और जो दृष्टि से वांछित है बच्चे, उनको क्या करना पड़ता है कि अपनी दूसरी ज्ञान इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है।
प्रमुख रूप से अपने कान और स्पर्श का ज्ञान, अतः क्षतिपूर्वक कौशल के माध्यम से जैसे ब्रेल, पढ़ना और लिखना, विशेष श्रवण प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण स्वतंत्र रूप से वातावरण में कैसे गतिशील हो, यदि वे दृष्टि वाले बच्चों की तरह अनुदेशों से लाभ उठा पाए और वही सामाजिक दृष्टिकोण, वही सूचना प्राप्त कर सके ताकि विश्वास का स्तर भी उन्हीं के समान विकसित हो। अब क्या होता है कि जो दृष्टि बाधित होते हैं, अब उसके पढ़ाने के लिए ब्रेल, टेलर फ्रेम, अबेकस इत्यादि मटेरियल का होना जरूरी है। उस बच्चे के लिए अनुकूल माहौल होना जरूरी है, सबका प्रोत्साहन होना जरूरी है। ये क्या है, दृष्टिगत बच्चों के पढ़ाने की पद्धति में ये सब शामिल है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2, क्या अध्यापक दृष्टिगत अक्षम बच्चों के लिए वही शैक्षणिक मानकों का बनाए रख सकता है जो कि दृष्टि वाले बच्चों के लिए है, या आशाओं में कोई परिवर्तन? ठीक है, क्वेश्चन है कि क्या अध्यापक अक्षम बच्चों के लिए वही कौशल अपना सकता है जो सामान्य बच्चों के लिए कौशल होता है? तो ये तो हो नहीं सकता है। अध्यापक सभी बच्चों के लिए वही शैक्षणिक मानक बनाए, यह वांछित है कि वही सूचना, और अध्यापक सभी बच्चों के लिए वही शैक्षणिक मानक बनाए। टीचर तो सभी बच्चों के लिए शैक्षणिक मानक बना सकता है, लेकिन यह वांछित है कि वही सूचना और संकल्पना प्रतिरूप परिणामों की आशा की जाए। अगर आप ऐसा बना रहे हैं तो उस प्रकार का परिणाम सभी बच्चे से आना चाहिए। अध्यापक को संशोधित किया जाए या प्रतिस्थापित भी किया जा सकता है। बहुत छोटे बच्चों में जब पाठ की सामग्री बहुत अधिक या बिल्कुल दृष्टिगत है तो किसी अध्याय को छोड़ दिया जाना चाहिए। मान लीजिए कि बच्चा पर बहुत ज्यादा लोड है तो कुछ कुछ उसके पाठ को छोड़ भी दिया जाता है, किंतु ये मुश्किलें कम हो जाएगी जब शुरू के मानकों को मध्यम गति से प्रगति होती है। लेकिन ये कब छोड़ा जा सकता है? जब बच्चा शुरू से उस चीज को जाना है। ठीक है, तीसरे दर्जे के मध्य में या अंत में लगभग 85 नियमित पाठ्यक्रम और नियमित सामग्री दृष्टिहीन बच्चों को 2 प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नियमित अध्यापक किस प्रकार ब्रेल की भाषा को जान पाएगा? क्या पाएगा? क्या उन्हें ब्रेल सीखना होगा? जो नियमित टीचर है वो ब्रेल की भाषा को कैसे जान पाएंगे? ठीक है, सभी टीचर तो ब्रेल की भाषा नहीं जानते हैं, क्या उन्हें सीखना पड़ेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? आपके जब परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहले 2 दर्जों में ब्रेले की प्रत्येक मद को प्रिंट के साथ ऊपर से लिखा जाए। हमें कहना चाहिए कि संपादन। ठीक है, ताकि नियमित अध्यापक सही प्रकार से जान सके कि कौन सा शब्द पढ़ा जा रहा है। ये प्रिंट के ऊपर उसका संपादन जरूर लिखना चाहिए ताकि शिक्षक जाने कि किस टॉपिक पर हम पढ़ रहे हैं। जब उन्हें वे कार्य करता हुए देखे, जब प्रश्न उठे तो दृष्टिगत असमर्थ बच्चों को टिप्पणी दे सके और उसकी पूछताछ का उत्तर दे, उसी सूचना के साथ जो दृष्टि वाले बच्चों के लिए उपलब्ध हो। जब तक बच्चा तीसरे दर्जे का होगा, संपादक का रोक दिया जा सकता है, उसे पढ़ने के कौशल पर्याप्त होगा ताकि वो विषय को जानने के लिए पढ़े, न कि पढ़ना सीखने के लिए। ठीक है, नियमित अध्यापकों को ब्रेल सीखने की आवश्यकता नहीं होती है ताकि प्रभावकारी संपूर्ण ब्रेले पढ़ने वाला, लेकिन यदि वे सीखने की रुचि रखते हैं तो स्रोत अध्यापक इस कौशल को उनमें बांटकर प्रसन्न हो गए। ये बाध्यता नहीं होती है, लेकिन अगर वो टीचर चाहता है कि हम ब्रेल सीखे तो जो इस क्षेत्र के नियमित अध्यापक है उन्हें ब्रेल सिखला सकते हैं। ठीक है, अनौपचारिक रूप से और यदि औपचारिक रूप से विशेष अध्यापक का प्रबंध किया जा सकता है। नियमित अध्यापकों के लिए उपयोगी होगा को अक्षम बच्चों के प्रयोग में आने वाले विशेष उपकरणों की जानकारी हो, और जो इस क्षेत्र के टीचर है उनको दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रत्येक उपकरण का नॉलेज होना क्या है? जरूरी है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्या अध्यापक को सतर्क रहना चाहिए कि उन्हें पढ़ाते समय क्या शब्द प्रयोग करना चाहिए? क्या अध्यापक को सतर्क रहना चाहिए कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं।
वे कह सकते हैं कि इसे देखा, क्या आप देख रहे हैं, मेरा क्या मतलब है, क्या आप पाठ्य पुस्तक में इस अभिव्यक्ति का अर्थ देख नहीं सकते आदि अध्यापक बिल्कुल स्वाभाविक लगेगा। दृष्टिगत असमर्थ बच्चे नाजुक वस्तु नहीं है, वे आवश्यक हैं। ऐसे सामान्य और साधारण अभिव्यक्तियों का अर्थ समझ सकते हैं, जैसे योचना, समझना इत्यादि। मतलब कि कुछ सामान्य दृष्टिगत बच्चे वाले हम भाषा का उस पर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बात जब सुनेंगे तो उनके अंदर एक आभास होगा और वो इसे समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, क्या अध्यापकों को पढ़ाने में कोई विशेष तकनीकी अपनानी चाहिए? देखिए क्वेश्चन ऐसे परीक्षा में आते हैं। संभवतः नहीं। समेकित प्रकार की व्यवस्था एक प्रमुख उत्तरदायित्व स्रोत, अध्यापक जटिल संकल्पना, अज्ञात पृष्ठ प्रारूप आदि का परिचय नियमित अध्याय से पहले कराएं, ताकि दृष्टिगत असमर्थ बच्चा नियमित अच्छी शिक्षा के लिए तैयार हो सके। ठीक है। उसके लिए क्या करना है कि अच्छा आपको पाठ मटेरियल, लेसन मटेरियल तैयार करना होगा, ताकि बच्चा क्या कर सके, अच्छी तरह से समझ सके। स्रोत अध्यापक नियमित अध्यापक के पाठ का भी अनुपालन करे, ताकि वह निश्चित हो सके कि प्रशिक्षण के अगले स्तर के लिए समझ और तैयारी है। और ये नियमित अध्यापक होते हैं, उनको क्या होना चाहिए, प्रत्येक चीज पर पहले से तैयारी करके बच्चे को पढ़ाना चाहिए। कुछ अध्यापक जो ब्लैक बोर्ड पर सामग्री को रखते हैं और जैसे अगले दिन का कार्यभार, विशेष अनुदेश इत्यादि उन्हें पता चलेगा कि यदि वे केवल सीख रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, जोर के साथ में नहीं बोल रहे हैं, जो लिखा जा रहा है वो दृष्टिगत अक्षम बच्चा उस सूचना से वंचित रह जाएगा, पूरी सूचना छूट जाएगी। ठीक है। अब मान लीजिए कि शिक्षक बोर्ड पर लिख रहा है और धीरे धीरे बोल रहा है, तो क्या होता है कि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो पिछड़ जाते हैं। इसलिए आवाज भी क्या होना चाहिए, बोल्डली होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक जानता है कि बहुसंवेदनात्मक दृष्टिकोण वह है, बोर्ड पर लिखना, कहना जो लिखा जा रहा है श्रेष्ठ शिक्षण है। सभी बच्चों के लिए चाहे वो दे सकते हैं, क्योंकि वो जो भी लिखा जा रहा है श्रेष्ठ शिक्षण है। सभी बच्चों के लिए चाहे वो देख सकते हो, क्योंकि वे भी सीखने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं। यह अनुभव है कि श्रेष्ठ अध्यापक की अपनी कक्षा के दृष्टिहीन बच्चों को यह टिप्पणी देता है। यह चंबा है, यह सूचना है कि क्षतिपूर्वक कौशल से थोड़ा भी सीखना, मैं विश्वास करता हूं कि दृष्टि वाले बच्चों का बेहतर अध्यापक बना होगा। अगर वो क्या करेगा कि थोड़ा थोड़ा भी बच्चों पर शिक्षा डालेगा, तो टीचर भी एक दिन बेहतर टीचर बन सकता है। ठीक है, लगन से। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दृष्टिगत अक्षम बच्चों को विशेष डेस्क उपकरण या भंडारण की नियमित कक्षा में आवश्यकता होती है? क्या दृष्टिगत जो बच्चे हैं उनमें अक्षम बच्चों को विशेष डेस्क उपकरण या भंडारण की आवश्यकता है? कुछ उपकरणों की आवश्यकता है जो दृष्टिहीन बच्चे प्रयोग कर सकते हैं। किताबें कभी कभी अधिक बड़ी होती हैं, लिखने के फ्रेम और लिखने की वस्तु झुके हुए डेस्क से फिसल सकती हैं। क्या होती है, लिखने की वस्तु डेस्क से फिसल सकती हैं। कुछ छोटे समायोजन है जिन्हें स्रोत अध्यापक और हेडमास्टर के परामर्श से विचार किया जाना आवश्यक है, लेकिन यह कम से कम होने चाहिए। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए काफी असुविधाजनक होते हैं, तो इसमें अध्यापक और हेडमास्टर को विचार करके और उनकी सहूलियत के अनुसार उस चीज को कक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है। अब है क्वेश्चन 6 थे, अब है कुछ श्रम। स्कूल से रोजगार तक अवस्थापन। अक्षम बच्चे की शिक्षा को पूर्ण तब माना जाएगा जब उसे सफलतापूर्वक रोजगार मिल जाए। जो अक्षम बच्चे हैं इनकी शिक्षा को तब पूर्ण माना जाएगा जब कहीं वो रोजगार कर सके, अपने दैनिक क्रिया कौशल में परिपूर्ण हो जाए। ठीक है। भारत में कुछ ही संगठन है जो दृष्टिगत असमर्थ व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों को सृजन के लिए पूर्णतः समर्पित है। और भारत में कुछ ही ऐसे संगठन है, संस्था है जो दृष्टिबाधित बच्चों को क्या करती है, रोजगार मुहैया करा देती हैं। पूरे विश्व में दृष्टिगत असमर्थ बच्चों की सेवाओं में उन्हें स्कूल से रोजगार तक ले जाने में कमजोर कड़ी है। ये क्या है कि पढ़ाने के लिए तो बहुत सी संस्थाएं हैं, स्कूल है, लेकिन रोजगार तक पहुंचाने के लिए बहुत कम संस्थाएं हैं। ये हमारे बीच एक कमजोर की
कड़ी है। दृष्टिगत अक्षम बच्चों के अध्यापक पर स्कूल के पाठ्यक्रम का अधिक भार होता है, अतः उनके पास सुदृढ़ व्यवसायिक कार्यक्रम की योजना के लिए कम समय होता है। अब जो अध्यापक होते हैं उनके लिए क्लास की ही पाठ्य पुस्तकें ज्यादा भार का काम करती हैं, इसीलिए वो व्यवसायिक चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। बाद उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं या पुनर्स्थापन केंद्र में प्रवेश लेने के लिए अभी भी एक बहुत बड़ा उच्च शिक्षा नियोजित व्यक्तियों के समानांतर उनकी शैक्षणिक योजनाओं और प्राप्त रोजगार में बहुत कम संबंध होता है। एक शैक्षणिक कार्यक्रम एक उल्लेख से आरंभ होता है। यह दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए क्या करता है, देश का योगदान देने वाला नागरिक बन जाएगा। अगर ऐसा रहेगा तो बच्चा क्या होगा, देश का योगदान देने वाला नागरिक बन जाएगा। 18 वर्ष की कम उम्र तक दृष्टिगत असमर्थ बच्चा विश्व के साथ सहयोग करने का प्रयत्न करता है। अगर बच्चा 18 वर्ष का हो गया तो विश्व को या अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि 18 वर्ष का बच्चा वोट दे रहा है, तो मान लीजिए कि एक अच्छा नेता का चुनाव कर रहा है, ठीक है। इस अवस्था में शैक्षणिक स्थान बच्चे के भविष्य के प्रति उत्तरदायित्व से मुंह फेरने लगते हैं, और जब बच्चा 18 वर्ष का होता है तो बड़े बड़े संस्थान क्या होते हैं, इनसे मुंह फेरने लगते हैं। और प्रौद्योगिकी विश्व का यह कहकर अवसर देने से मना करता है कि स्कूल ने बच्चे में पर्याप्त कौशल का विकास नहीं किया है, और जो प्रौद्योगिकी स्कूल है वो ये कहकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं कि बच्चा में पूरा विकास नहीं हुआ है, ठीक है। विकासशील देश में स्कूल से रोजगार तक ले जाना किसी भी दृष्टिगत असमर्थ बच्चे के लिए अपघाती अवधि होती है। इन्हें शिक्षा से लेकर रोजगार तक ले जाना काफी एक अपघाती अवधि होती है। इस कठिनाई से निपटने के लिए पूर्व व्यवसायिक कौशल उन बच्चों के लिए संक्षेप में दृष्टिगत असमर्थ बच्चों को अध्यापन को दृष्टिगत प्रक्रिया बढ़ाए जाने के लिए नीतियां पूर्ण व्यवसायिक कौशलों को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। अब इस इकाई का कुछ जो मेन सारांश है इसको भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। कल मैंने जो चर्चा किया था कि वैधानिक दृष्टिहीनता की सही आंक में श्रेष्ठ संशोधन के पश्चात 20/2 से परिभाषित किया गया है, या दृष्टि पर क्षेत्र की रोशनी 20 डिग्री से अधिक नहीं। दृष्टि तीक्ष्णता का अर्थ है विस्तृत केंद्रीय दृष्टि, जैसा कि पढ़ने में ये क्या है, दृष्टिहीनता की वैधानिक परिभाषा है। अब है कम दृष्टि का। कम दृष्टि का अर्थ है व्यक्ति में कार्य दृष्टि कम होना। दृष्टिगत स्थितियों में बड़े प्रिंट सामग्री और मैग्नीफायर पढ़ने के लिए आवश्यकता पड़ती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए दृष्टि मानकों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित साधारण प्रक्रिया अनुपालन करना चाहिए। कौन कौन, दृष्टि तीक्ष्णता, दृष्टि प्रक्षेत्र और नेत्र यंत्र, ये तीनों आएगा, ठीक है। दृष्टिगत असमर्थ बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रणालियों को अपनाया जाना चाहिए और विशेष तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने जो जितने 2 दिन का वीडियो है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसका मेन और काफी भी आई, ये MCQ क्वेश्चन आंसर हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, ताकि हम लोगों का भी मनोबल बना रहे, और कम से कम आप लोग डेली वीडियो को देखें और दूसरे पर सब्सक्राइब करें, ताकि सबका भला हो सके। अब मैं आप लोगों के सामने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो काफी महत्वपूर्ण है, आया हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन, दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी मानी जाती है? पहला ऑप्शन है श्रवण ऑडिटरी शिक्षा पद्धति, दृश्य शिक्षण पद्धति, विजुअल जिसको कहते हैं, स्पष्ट टेक्सटाइल शिक्षण पद्धति, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण पद्धति। तो इसका क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स, स्पष्ट टेक्सटाइल शिक्षण पद्धति। इसको आप लोग नोट रखिएगा, नहीं तो बाद में फिर नहीं पता चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड नंबर क्वेश्चन।
दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अभी पाठ में मैंने चर्चा किया है, ठीक है। कंप्यूटर, टेलीविजन, ब्रेल लिपि की प्रोजेक्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन स, ब्रेल लिपि, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर। दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों को पढ़ाने के लिए श्रवण शिक्षण सामग्री में क्या शामिल होता है? ठीक है। ऑप्शन पहला है ऑडियो पुस्तकें, चित्र पुस्तकें, ग्राफिक्स और चार्ट की स्लाइड शो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन अ, ऑडियो पुस्तकें, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? मौखिक, विवरण और ध्वनि संकेत, चित्र और ग्राफिक्स का प्रयोग, ब्रेल अंक और टेक्सटाइल सामग्री की लिखित प्रश्न पत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन स, ठीक है।